अच्छा, बहुत दिन बाद मिले इसलिए। ओके ओके। ओके। मैं इंडिया में नहीं था ना। मैं बांग्लादेश गया हुआ था। ये हमने एक नोट्स दिया होगा आपको, क्वेश्चन। हाँ, पहला वाला, बेसिक वाला। कितने लोग हैं जिन्होंने सारे क्वेश्चन किए हैं? नहीं, हुए नहीं हुए वो अलग बात है, मतलब सारे अटेम्प्ट करने का प्रयास किया है, कितने लोग हैं? अभी मैंने एक बैच में पकड़ के पीटा भी है, ध्यान रख लेना, हाथ तभी उठाना जब किए होगे। मैं बुला के चेक करूंगा, वो निशान होना चाहिए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। ला पूछता हूँ। बैठ जा। अभी भी सोच के हाथ उठाना, सातों लोग। हैं, ऑप्शन देंगे। चलो, आपने क्यों नहीं किया? ये सब नहीं, क्यों नहीं किया इसका जवाब चाहिए। बताओ भाई। हैं? है? निकम्मे नहीं बन रहे? कौन से नहीं बन रहे? मार्क किया है? ये मत देख मार्क कितना किया, ये बता। चल, तुमने किया है, ठीक है। ठीक, 11 क्वेश्चन मार्क तुमने किए। कितने मार्क किए दिखा। लेके आ। रुक जा। नहीं किया होगा तो फिर पीटेंगे, पहले बता रहा हूँ। उसे तो रास्ते में ही कर ले, बैठ जा। हाँ। अब की बार छोड़ रहा हूँ, पूरी क्लास को उठक बैठक कराया है। तो देख लेना, चार को छोड़ के। चार नहीं किया था। हाँ भाई। अगला असाइनमेंट देना नहीं है जीएस का, जब तक मैं बोलूँ नहीं, किसी भी सब्जेक्ट का। यदि आप करेंगे तब तो हम देंगे, नहीं करेंगे तो हम नहीं देंगे। और अगली क्लास में मिलूंगा, सबका नहीं हुआ, यकीन मानो, मैं बाउंसर लेके आऊंगा। मैं मार इसको दो थप्पड़। हाँ, आप मेरे से 80 का 80 पूछ लो मुझे। मैं सहमत हूँ कि जी मुझे 80 का 80 नहीं आ रहा है। फिर मैं पूछूंगा कि ये तो पढ़ाया था, ये क्यों नहीं आ रहा है। तो आज भी हमने साथ जीएस का टाइम दिया है, एक शिफ्ट में। नहीं दिया है? कल देंगे या परसों, जब भी। तो बैठ के उसको करना है। साथ के साथ नहीं करोगे तो बच्चों कोई फायदा है नहीं। अभी देखो, सिलेक्शन बैच में 105 को लेके जा रहे हैं। सबको नहीं लेके जा पाए। मुझे लगा आधे तो रुक ही गए होंगे। 105, सॉरी, 106। तो आधे लगभग रुक गए। तो फायदा क्या हुआ? फीस तो आपके घर वाले ने सबने दिया था। टाइम तो आप सबने लगाया था। तो अभी नहीं महसूस होगा, उस दिन महसूस होता है जब एक कहता है कि जी मेरे तो 145 आ रहे हैं, 147 आ रहे हैं, और एक मेरे तो 70 आ रहे हैं। क्यों नहीं हुआ? तो जी मैं 2 महीने छुट्टी पे रहा। मतलब वही फालतू एक्सक्यूज। जैसे तुम में से कुछ निकम्मे झूठे होंगे, फ्रॉड होंगे, जो शाम को होता होगा 20 क्वेश्चन, लेकिन उस सीट में लिखते होंगे 60 क्वेश्चन। उस पर भी हम पकड़ने जा रहे हैं। आज से डायरी लेके बैठना है जब जाओगे लाइब्रेरी में, तो मतलब वहाँ क्लासरूम में। हाँ। तो कुछ और करो, हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम ये थोड़ी ना कहें कि वही पढ़ो। बुक उठा लो, उस टॉपिक का अगला टाइप उठा लो, इंग्लिश उठा लो। हमने ये नहीं कहा, हम चाह रहे हैं कि तुम्हारा मैथ पहले तैयार हो जाए। हम चाह रहे हैं कि जब हम वहाँ बुलाएं तो वहीं आओ। जैसे जीएस के लिए हमने तुमको लाइब्रेरी अलाउ कर दिया, इंग्लिश के लिए हमने लाइब्रेरी अलाउ कर दिया अगले 2-4 दिन के लिए, जब तक हमारे पास एक फुल टाइम इंग्लिश का टीचर नहीं ला दे रहे हैं। उनको 28 को ज्वाइन करना था, तो दांत का ऑपरेशन कराया तो उन्होंने टाइम और लिया। 1 तारीख बोला है। तो हो सकता है वो बहाना बना रहे हो, कोई और भी ट्राई कर रहे हो। तो हम भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि यदि नहीं आए तो हमने किसी और को, हमने भी किसी को रखा हुआ है कि वो नहीं आएंगे तो आपको बुला लेंगे। तो लेकिन ये नहीं कर रहे हो तो नकली बात है यार। इसका मतलब बाकी सब्जेक्ट में भी नहीं कर रहे होगे। मैं झूठ बोल रहे हो? कौन से सब्जेक्ट में कर रहे हो? बायो कर दिए? ध्यान रखना, मैं पूछ लूंगा, मैं यूपीएससी वाला हूँ। हमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा आता है।
अगली क्लास में हो सकता है कल ही हो अगली क्लास, मैं नहीं जानूंगा कि मुझे टाइम नहीं मिला या नहीं मिला, वो मुझे चाहिए अगली क्लास में सब। यकीन मानो, पहले उठक बैठक कराऊंगा, लगा कि उससे भी नहीं माने पीटेंगे, और कई साल हो भी गया होगा पढ़ाई के लिए पिटाए हुए ना, तो ये देख लेना। उससे भी नहीं माने तो घर वालों को फ़ोन करूंगा कि हमारी तरफ से और आपकी तरफ से पीटना है या आप पीटोगे, तो देख लेना। लास्ट क्लास में हम बैंक डिस्कस कर रहे थे, और बैंक में हम मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस कर रहे हैं। सीआरआर और एसएलआर फिर से बता दिया जाए? बता देंगे। हाँ छोटे भाई, सीआरआर याद है? भूल गए? कोई बात नहीं। तुमको याद है? बताओ क्या था शेयर? कोई बात नहीं। कोई है जिसको याद है सीआरआर? यस। हाँ। यस। इसमें क्या पूछना चाहते हो सीआरआर में? एक बार डिफिनीशन पूछ लो और क्या देख लो, क्या नहीं समझ में आ रहा वो पूछो मेरे से। फिर एसएलआर देख लो ना समझ में। क्योंकि मान लो मैं डिफिनीशन बताऊँ तो कोई फायदा नहीं है उसका। आपको क्या एग्जैक्ट नहीं समझ में आया वो पूछना। क्यों ले रहा है बताया तो था। सीआरआर किस लिए? बैंक को मुश्किल परिस्थितियों से बचाने के लिए। क्या मतलब है? कल बैंक बैंक करप्सी की कंडीशन में आएगा तो। एसएलआर क्यों ले रहा है? कस्टमर के डिमांड को फुलफिल करने के लिए, ताकि कस्टमर का पैसा आप सारा मार्केट में लगा दोगे, कस्टमर मांगने आएगा और आपके पास नहीं रहेगा तो दे नहीं पाओगे, इसलिए कुछ पैसा हमेशा अपने पास रखो। जैसे ऐसे समझो, आप जब आए तो हमें 20,500 दिए, अब जब आप जाएंगे तो 3,000 मुझे वापस करना है, दैट इज सिक्योरिटी मनी। तो लॉजिक क्या कहता है कि जब आप जाएं तो मुझे दे के भेजना चाहिए। जनरली हम क्या करते हैं, आपसे यूपीआई लिखवा लेते हैं, और अगले आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे में जब टाइम मिलता है अकाउंट टीम को, वो भेज देती है। कई बार बच्चा कहता है नहीं, जब तक लूंगा नहीं तब तक जाऊंगा नहीं। तो मैं स्पेशली टीम को मैसेज करता हूँ कि आराम से देना। मीनिंग तुमको निकम में भरोसा नहीं है कि मैं 3,000 तुम्हारा दे दूंगा। 17 तुम दे दिए तो 3,000 मुझे देने में दिक्कत क्या है? मैं दे के भेजूंगा, मैं बच्चे का पैसा नहीं रखूंगा। लेकिन बच्चे डरे होते हैं कि क्या पता ना दे, वो बात की बात है। अब मान लो मेरे पास 3,000 हो ही ना। जैसे प्रेट करो, जब गुरुकुल शुरू हुआ था तो सिक्योरिटी मनी 20,000 होती थी और फीस होता था 7,000। तो बच्चा कितना देता था? 27,000। अब मान लो 5 बच्चे एक साथ कह रहे हैं जी हम तो जा रहे हैं, और उस समय रह ही रहे हैं टोटल 100 150 बच्चे, तो हमारे लिए वो 1 लाख रिटर्न करना एक बहुत चुनौती वाली काम थी। तो मान लो हमारे पास 9 हो, तो हम क्या करेंगे? कमिटमेंट से बचने लगेंगे, बहाना बनाने लगेंगे, आज टाइम कल टाइम। तो उससे नुकसान किसको हुआ? विद्यार्थी को, कस्टमर को। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा करो, इतना पैसा तो रखो ताकि कोई मांगे कस्टमर तो वापस दे पाओ। उसी पैसे का नाम क्या है? एसएलआर। फिर हमने जल्दी से उस सिक्योरिटी मनी को 20,000 से कम करके 15 किया, आने वाले समय में 10,000 किया, और फिर आने वाले समय में उस 10,000 में से 7,000 एडमिशन फीस कर दिया, और 3,000 सिक्योरिटी मनी कर दिया। और इस तरीके से सिस्टम चलता चला आ रहा है। शुरू में थोड़ा विरोध हुआ कि नहीं, एडमिशन फीस किस बात का? नहीं नहीं, एडमिशन फीस किस बात का क्या लगेगा? अब सबने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ एडमिशन फीस लगता है। हाँ भाई। बैंक, यार बैंक कहाँ भी ऐसे ले रहा है? कहाँ ले रहा है? अरे वो चार्ज है, तू इंश्योरेंस कराया है? कमाएगा तो कराएगा, क्यों कराएगा? गाड़ी है, बाइक है, उसका इंश्योरेंस करा रखा है, क्यों? हैं? कोई प्रॉब्लम होगा तो तुमको सुरक्षित, तो यही बैंक को प्रॉब्लम नहीं हो सकता है? तो एक प्रकार का इंश्योरेंस चार्ज है। पता है तुमको आजकल जो मूवीज बन रही हैं वो इंश्योर हो जा रही हैं। तुमको दुनिया के बाहियात मूवी बनानी है जिसका कोई और छोर नहीं है, लेकिन तुमको लगता है कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम बना सकते हो। प्रोड्यूसर ने कहा ठीक है पैसा लगा देता हूँ, लेकिन प्रोड्यूसर को समझ में आ गया कि इस निकम्मे ने जाहिल मूवी बनवा दी मेरे से, चलेगा नहीं। तो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है कि ये मेरा मूवी इंश्योर कर दो। तो इंश्योरेंस कंपनी उसका एक्टर एक्ट्रेस और वो सब देखती है और पूछती है कितना खर्चा हुआ, तो उसका हुआ 80 लाख। बोलेगा मेरा खर्चा हुआ 10 करोड़। तो इंश्योरेंस मूवी वाला कहेगा ठीक है 1 करोड़ में इंश्योर कर देते, चल गया तो ठीक, नहीं चला तो हम दे देंगे।
फिर इंश्योरेंस कंपनी वाला किसी OTT प्लेटफॉर्म से बात करेगा कि इसका मूवी अपने प्लेटफॉर्म पे ले लो, 2 करोड़ में ले लो, तो इंश्योरेंस कंपनी को भी 1 करोड़ मिल गया, उधर उधर प्रोड्यूसर को भी मिल गया, उधर वो भी सिक्योर होगा। लेकिन ये किस प्रोबेबिलिटी पे चल रहा है सारा गेम कि ये दिक्कत नहीं आएगी। तो उसी तरीके से RBI ने भी कहा कि कुछ पैसा हमें देना पड़ेगा ताकि कल जब बैंक करप्सी की कंडीशन में आओगे तो हम आप पे लेंगे। SSC की औकात नहीं है ऐसे क्वेश्चन पूछने की, क्यों? लेकिन CDS ने पूछ लिया, क्यों? ये लास्ट 2-3 साल पहले ही पूछा था, CDS में आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ हैं? कौन से बैंक की नहीं करी RBI हेल्प? कस्टमर के प्रति गारंटी थोड़ी ना उसका, वो तो बैंक के प्रति गारंटी है। तुमने इंश्योरेंस कराया है अपना, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी तुमको हेल्प करेगी ना, तुम्हारे जो एम्प्लॉय उनको थोड़ी ना हेल्प करेगी। मैंने अपने इंश्योरेंस कराया है, मुझे कुछ हो जाएगा तो मुझे हेल्प किया जाएगा, मेरी फैमिली को। अब मेरे पे जुड़े हुए कुछ बच्चे हैं, कुछ एम्प्लॉय हैं, उसे थोड़ी नहीं मतलब इंश्योरेंस कंपनी को। अब बैंक ने कहा जी नहीं, मैं तो कस्टमर का भी इंश्योरेंस कराना चाहता हूँ। कंपनी का ला, RBI ने कहा दे पैसा उसका। तो इतना ज़्यादा पैसा मांग दिया बैंक ने, हमें नहीं कराना, हमारा हमारा कर दो। गेम क्या है इकोनॉमिक्स में? गिव एंड टेक का है कि कम दे करके ज़्यादा मिले। हर कोई इसीलिए प्रयास कर रहा है, जो समझदारी से कर लेता है वो ले जाता है। ऐसा थोड़ी ना हर इंश्योरेंस कंपनी, जब कोरोना आने से पहले कंपनियां क्या कहती थी, किसी भी तरीके से मरेंगे तो दे दिया जाएगा। अब उन्होंने क्लाउज क्या करा लिया कि डिफरेंट डिजीज या कोई ऐसा डिजीज जो आ जाए, जो महामारी का कारण बने, उस पर नहीं देंगे इंश्योरेंस। क्यों? उसमें कई कंपनियां बर्बाद हो गई। उन्होंने कहा मरेगा तो देंगे, कई लोग एक साथ मर गए 10-20 लाख, और पता चला उनमें से 8 लाख ने एक ही कंपनी से करा रखा है। कंपनी ने सोचा था कि 10-5 हज़ार मरेंगे, कंपनी मर गई, तो वो दिक्कत हुई। तो कंडीशन के हिसाब से हम अपना लॉ बनाते हैं। अगला कोई क्वेश्चन हो? हाँ 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 जी, आप बताओ, बता रखा है। आप बैंक को उदार क्यों सोच रहे हो? बैंक बिजनेस के लिए है ना। मैंने कहा था 100 रुपया था मार्केट में देने के लिए, पहले 6 रुपये देता था RBI को। मान लो 5% रिवर्स रेपो रेट था, अब 6% रिवर्स रेपो रेट हो गया, तो बैंक RBI को कितना दे रहा है? 8 करोड़। तो बैंक में मार्केट में देने के लिए कितना है? 2,000। तो ऑटोमेटिक रेट बढ़ा देंगे, ये बता रखा है। हाँ, रिवर्स रेपो रेट ही बता रहा हूँ भाई। क्या होता है रिवर्स रेपो रेट? हाँ, मान लो RBI ज्यादा पैसा देगा बैंक को, तो बैंक क्या करेगा? कस्टमर को देगा या RBI को देगा? अरे तुम निकम्मा, रुक जाओ, तुम बताओ बच्चे। कस्टमर को देगा RBI को देगा? ना ना, रिवर्स रेपो रेट RBI ने बढ़ा दिया तो बैंक किसको देगा? RBI को, कस्टमर को? तुम निकम्मो रुक जाओ, तुम बताओ बच्चे। हाँ, तो यही तो निकम्मे प्रॉब्लम है। कस्टमर को क्यों देगा? किसको? तू बढ़िया है। कोई तेरे 50,000 की सैलरी मिल रही है, कंपनी ने कहा कि ओवर टाइम करोगे तो 80,000 देंगे, तुम ओवर टाइम करने लगे। कंपनी ने कहा और ज्यादा करोगे तो 1.25 लाख देंगे। तो नहीं नहीं, मैं तो अब कम करूंगा, तो आप ज्यादा सैलरी दे रहे हो। नहीं, तुम ज्यादा करना चाहेगा। तुम्हें से कुछ बच्चे जिनके मार्क्स अच्छे आने लगे हैं, देखना वो रिलेटिवली तुमसे हमसे ज्यादा पढ़ रहे हैं, क्यों? उनको मोटिवेशन मिल रहा है। लेकिन मैंने क्या कहा, जब नंबर नहीं आ रहा हो तब ज्यादा पढ़े हैं, तब वीरता है, तब पुरुषत्व है। तो वो तो लॉ ही है कि यदि ज्यादा मिल रहा है तो हम ऑटोमेटिक उसको ज्यादा देंगे। तो जब वहां ज्यादा दे देंगे तो मार्केट में देने के लिए कम बचेगा, और लोग ज्यादा मांग रहे हैं तो यहाँ से भी ज्यादा कमाएंगे। कभी सुना कि वो IAS की नौकरी छोड़ के CGL की तैयारी कर रहे हैं, या CGL की नौकरी छोड़ के वो कांस्टेबल लगने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं। लेकिन उल्टा तो सुना कि कांस्टेबल छोड़ के CGL कर रहे हैं, CGL छोड़ के IAS की कर रहे हैं।
तो हर कोई वही जो अभी थोड़ी देर पहले कहा, कम देके ज्यादा प्राप्त करने का प्रयास है। जब वो जीवन में वो लक्ष्य बन जाएगा तो जीवन की वैल्यू खत्म हो जाती है, आदमी फिर वही बन जाता है। जैसे तुम में से कुछ मूर्ख होंगे, मूर्ख क्या, वो खाली बैठे हैं तो यही जोड़ते रहते हैं कि हर एक घंटे का कितना पैसा दे रहे हैं गुरुकुल को। हाँ, इसका भी जोड़ रखा है, पता नहीं 24 रुपया 26 रुपया कितना आता है। तो देखो, इतना कहाँ से सोचते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन यहां से जोड़ने के बाद दूसरा पहलू जोड़ लेते कि नहीं पढ़ रहा हूं तो इतना नुकसान कर रहा हूं, तब ये अच्छा मीनिंग है। लेकिन वो ये नहीं जोड़े, वो ये जोड़ेंगे सर को कितना दे रहा हूं मैं। अरे निकम में दे किस ले रहा हूं ये पहले देख लो। मान लो आपने मुझे 20 रुपए दिया है और 22 रुपए की पढ़ाई कर लो तो अच्छा है, 20 दे के 2 रुपए की पढ़ाई कर रहे हो तो फिर तो मूर्ख हो। अगला कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हाँ। हाँ, कोई बात नहीं। बताओ बच्चों, हमने लिखा रखा है बैंक रेट का कितना हो। एमएसएफ के नीचे देख क्या लिखा है। हाँ। हाँ, ले सकते हैं, लेकिन कितने दिन के लिए मिला है? कितने दिन के लिए? तुमको आज मैं 5 लाख दे रहा हूँ, कल तो मुझे 5 लाख 10 हजार दे देना। लोगे? कर दे तो फिर ढूंढना। मीनिंग क्या है? मैं तुमको 5 लाख दूं और कहूंगी कोई बात नहीं 10 साल बाद दे देना, तो सभी को मजा आएगा, कोई बात नहीं दे देंगे। लेकिन मैं कहूंगी कल दे देना, 5 लाख 1 हजार ही दे देना, तो तुम क्या कहोगे, फायदा क्या हुआ, मैंने तो बिजनेस ही नहीं कर पाया। तो 91 डेज के लिए हर बार थोड़ी लेना पसंद करेगा, कभी कभी ले लेगा, ज्यादा अपॉर्चुनिटी आ रही है। हम मांग सकते हैं, माँ बाप से कितनी बार पैसा मांग सकते हैं, जब जब जरूरत पड़े। तो आरबीआई भी बैंकिंग सेक्टर का माँ बाप है। तो जितने बार आपको जरूरत है जब बैंक, आप उनसे डिमांड करिए, यदि लगा कि आप कैपेबल हैं तो हम आपको दे देंगे, लगेगा कि नहीं है तो हम आपको नहीं देंगे। ध्यान रखना, मैंने जीएस का सीट बंद करवा दिया है, करके दिखाओगे तभी अलाउ करूंगा। हमें बहुत दम लग रहा है इस सीट को बनाने में, एरर फ्री करने में, हिंदी इंग्लिश करने में। और जब आप करोगे नहीं तो उसका फायदा नहीं है। मुश्किल से 10 हाथ उठे थे जिन्होंने कहा कि हम नहीं किए, तो फिर दूंगा, सिर्फ इन्हीं 10 को दूंगा फिर। हाँ, एक ही रेट पे देगा यार। बाकी बैंक बैंक कस्टमर को अलग अलग रेट पे दे सकते हैं, लेकिन आरबीआई के लिए सभी बैंक बराबर हैं तो उनको समान रेट पे दिया जाएगा। अब तो कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं। चलो, लास्ट क्लास में हमने डियर मनी बताया था, और दूसरे को हमने चीप मनी बताया था। तो पहला लिखो डियर मनी। सर मेरा लाइफ इंश्योरेंस भी है 20 लाख का। बेरोजगार आदमी क्यों करा रहे हो इंश्योरेंस? तुम सिर्फ 20 लाख के हो, नौकरी लगती तुम 50 के हो जाओगे, यूपी बिहार के होगे तो, कम से कम। डियर मनी इज अ हाई इंटरेस्ट रेट मनी। डियर मनी उच्च ब्याज दर की मुद्रा है, हाई इंटरेस्ट रेट मनी, उच्च ब्याज दर की मुद्रा है। उच्च ब्याज दर की मुद्रा है। इट इज हाईली बेनिफिटेड फॉर बैंक, ये बैंक के लिए अधिक लाभकारी है, अधिक लाभकारी है।
अधिक लाभकारी है। सो इसी कारण इट इज नोन एज, इसी कारण इसे इट इज नोन एज डियर मनी, इसी कारण इसे डियर मनी कहते हैं, नोन एज डियर मनी। हाईली बेनिफिट, अधिक लाभकारी। अब सोच के देखो कि यदि कोई चीज़ महंगे रेट पे मिलेगा तो कस्टमर के लिए उसे वापस करना मुश्किल है, आसान है? मुश्किल है। तो लिखो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिटर्न, इसे वापस करना मुश्किल है। हाँ हाँ, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिटर्न, इसे वापस करना मुश्किल है। सो इसी कारण इट इज़ ऑल्सो नोन एज टाइट मनी, इसी कारण इसे टाइट मनी भी कहते हैं या मुश्किल मुद्रा भी कहते हैं, नोन एज डिफ़िकल्ट मनी, टाइट मनी, मुश्किल मुद्रा। तो देखो बैंक के पॉइंट व्यू से क्या हो गया, ये डियर मनी। कस्टमर के पॉइंट व्यू से क्या हो गया, टाइट मनी। दोनों बातें समझ पाए? जो चीज़ आपके लिए मैं महंगा कर दूं कोई चीज़, तो आपके लिए तो मुश्किल हो गया, लेकिन मेरे लिए एज अ सेलर मज़ा मज़ा आ गया मुझे, तो इसलिए मैं उसको क्या कहूँगा, डियर मनी। तो ये बैंक के पॉइंट व्यू से हो गया और ये कस्टमर के पॉइंट व्यू से। अब लिखो चीप मनी, सस्ती मुद्रा। लो इंटरेस्ट रेट मनी, कम ब्याज दर की मुद्रा। लो इंटरेस्ट रेट मनी, कम ब्याज दर की मुद्रा। लो इंटरेस्ट रेट मनी, कम ब्याज दर की मुद्रा। इट इज लिस्ट बेनिफिटेड फॉर बैंक, ये बैंक के लिए कम लाभकारी। तो हमने क्या कहा, इट इज लिस्ट बेनिफिटेड फॉर बैंक, ये बैंक के लिए कम लाभकारी है। सो इसी कारण इट इज नोन एज चीप मनी, इसी कारण इसे सस्ती मुद्रा कहते हैं। सो इट इज नोन एज चीप मनी, इसे सस्ती मुद्रा कहते हैं। अब सोच के बताओ, कस्टमर के लिए इसे वापस करना आसान है, मुश्किल है? आसान है। तो लिखो इट इज इजी टू रिटर्न, इसे वापस करना आसान है। इट इज इजी टू रिटर्न, वापस करना आसान है। सो इसी कारण इट इज ऑल्सो नोन एज इजी मनी, इसी कारण इसे इजी मनी भी कहते हैं, नोन एज इजी मनी, आसान मुद्रा भी कहते हैं। तो क्या सीखा आपने? बैंक के पॉइंट व्यू से चीप मनी और कस्टमर के पॉइंट व्यू से इजी मनी। यदि लोन सस्ता होगा तो कस्टमर के लिए इजी होगा। देखा करो गांव में जो प्राइवेट ब्रोकर हैं वो तुरंत पैसा दे देते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा रेट लगा देते हैं, उसका घर जमीन सब लूट ले जाते हैं। हमारे कुछ जानने वाले हैं, वो एक एक साल में अपने 2-2 करोड़ को 5-5 करोड़ में कन्वर्ट कर गए, ये लोन का बिजनेस करके। हरियाणा की बात कर रहा हूँ। बता जी हमारे गांव में सब लोन का ही काम करते हैं। मैं तुमने कम लोन का काम थोड़ा ना, तुम तो मारने का प्रयास कर रहे हो।
कहा जी नहीं, हम तो एग्रीमेंट करवा लेते हैं। तो वहाँ क्या है, अब किसी से यदि 12% पे आपने लोन दे दिया या ले लिया तो वापस नहीं दे पाएगा वो जितनी जल्दी वो समझ जाएगा उतनी जल्दी वो फायदे में रहेगा। तो चूंकि सस्ता है तो इसलिए कस्टमर के लिए वो इजी है। तो बैंक के पॉइंट व्यू से क्या हो गया, डियर मनी और चीप मनी। कस्टमर के पॉइंट से टाइट मनी और इजी मनी। तो याद करो हम आरबीआई का फंक्शन डिस्कस कर रहे थे। आरबीआई का पहला फंक्शन था मनी इशू करना और दूसरा फंक्शन था मॉनेटरी पॉलिसी जारी करना। क्या इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा आरबीआई का कार्य क्या है वो लिखो। थर्ड वर्क ऑफ आरबीआई। अच्छा एक चीज और रह गया, यहाँ से भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिलवाऊं आज या रहने दो अभी? पढ़ोगे तो है नहीं, झूठ बोले तुमको भी गुस्सा आएगा और तुमसे ज्यादा मुझे आएगा। हाँ भाई मिंटू, ये बैंक का भी दिलवा दो। देख लेना फिर, ये कोई नहीं कहेगा जी मारना गलत है, ये गलत बात है, हम इसका विरोध करते हैं, फिर और मारेंगे। हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी। जिस एज में तुम हो तुम्हारा दिमाग कहता है कि जो तुम सोचते हो वो सही सोचते हो। हम लोग जो सोचते हैं वो तुमको नहीं समझते हैं, इसलिए हम गलत सोचते हैं। लेकिन अभी तुमको यही सोचना है कि जो हम सोचते हैं वो सही सोचते हैं। तो इससे तुमको आगे सही सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सोचते रहेंगे। क्योंकि हम जितने साल से तुम पढ़ नहीं रहे हो पूरी पढ़ाई, उतने साल से हम एसएससी को ही पढ़ा रहे हैं। और 8 साल तो लगभग एक्सपीरियंस होने जा रहा है, 24 घंटे तुम्हारे जैसे। ये मुझे भी नहीं पता था, कल परसों फेसबुक पे रिकमेंड कर रहा था, ये मेमोरी नहीं दिखाता कि 12 साल हो गए। तो ऐसे लगता है अभी 2-4 साल पुरानी ही बात होगी। उनमें से कई बच्चे हैं टच में, किसी क्लास का ही था केडी कैंपस का। तो कैसे 12 साल निकल गए पता नहीं चला। तो एक बार यदि दिमाग को ऐसे बना लिए कि आज का काम कल भी हो सकता है, फिर उसी दिन जीवन में आपके मैक्सिमम लक्ष्य नहीं मिलेंगे। तो कोशिश करो, प्रॉमिस करो कि नहीं आज का काम आज ही करना है। आपके साथ 4 टेस्ट हो गए या 3 हुए? 4। एक टेस्ट और होगा और नेक्स्ट वीक आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, पांचों का एवरेज बना करके। 4 पे पहला टेस्ट तो वो कैब करा होगा तो वो ऐड नहीं होगा ना, उसको छोड़ के। तो ठीक है, इन 4 को मिला के इस फ्राइडे को मिल जाएगा। इस बार फ्राइडे को छुट्टी नहीं है, इस बार सैटरडे को छुट्टी है, क्योंकि 5 को चुनाव है। तो आप चुनाव के लिए जाएंगे तो हमारा छुट्टी भी फिर अगले वीक भी ऐसा ही होगा। दशहरा होगा तो दशहरा के दिन छुट्टी करेंगे, उससे एक दिन पहले पढ़ाई करेंगे। और दिवाली में फिर 3 दिन का डिस्कस करेंगे। हमने पढ़ा कि मॉनेटरी पॉलिसी के कई सारे फैक्टर हैं। इन फैक्टर्स को दो हिस्सों में बांटते हैं, क्वांटिटेटिव फैक्टर, मात्रात्मक कारक, और दूसरा क्वालिटेटिव फैक्टर, गुणात्मक कारक। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। जो अब तक मैंने तुमको पढ़ाया है वो कैसा फैक्टर है? क्वांटिटेटिव। मतलब मैंने कहा कि इंटरेस्ट रेट या बैंक रेट 5% बढ़ा दिया गया। अब 5% से 6%, तो किसको शो कर रहा है? मात्रा को। जैसे इस क्लास में कितने बच्चे हैं, तो हमने कहा 120 बच्चे हैं, ये क्वांटिटेटिव हो गया। इसमें से कितने ऐसे हैं जिनके नंबर 140 से ऊपर आ रहे हैं, कितने ऐसे हैं जिनके नंबर 70 से कम आ रहे हैं,
तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्वांटिटेटिव में क्वालिटेटिव ढूंढ रहा हूँ। इसी में मैं और कैटेगरी कर दूँ तो क्या होगा, क्वालिटेटिव। तो अब तक मैंने तुमने जो पढ़े हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, एमएसएफ, सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ, ये सारा का सारा क्या है, क्वांटिटेटिव। एग्जाम में आइडेंटिफाई करने के लिए आता है कि कौन सा क्वांटिटेटिव फैक्टर है, कौन सा क्वालिटेटिव फैक्टर है। जब आप मार्केट में लोन लेने जाते हो तो क्या सभी चीज़ों के लिए सेम होता है, गाड़ी के लिए, घर के लिए, पर्सनल, अलग अलग होता है। तो पक्का क्वांटिटेटिव तो नहीं है, वो क्वालिटी कर दिया गया कि घर के लिए इतना, पर्सनल के लिए इतना। तो इसको कहते हैं सेक्टोरल कंट्रोल पॉलिसी, क्षेत्रक नियंत्रण नीति। होम लोन, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, एसेट्रा इत्यादि। देखो सोसाइटी, पिछली बार बताया था आपसे कि सोसाइटी कितनी गलत है। यदि तुम 20 लाख की गाड़ी लोन पे लेके आओगे तो तुमको बधाई देगी, मिठाई में। तुमने 20 लाख लोन ले लिया बिजनेस करने के लिए, तो तुमको डरा डरा के मार देगी, ये तो 20 लाख का लोन ले लिया, बिजनेस चलेगा है नहीं, तू मर जाएगा, ये हो जाएगा। और मैक्सिमम लोग ऐसे ही सोचते हैं। जिस दिन ये गेम समझ जाओगे कि मैक्सिमम लोग जैसा सोचते हैं वो गलत सोचते हैं, उस दिन तुम मैक्सिमम से बच जाओगे। तो जीवन में ये कोशिश करना है, अकेला चलने का जो थॉट है उस पर। हमारे एजुकेशन सिस्टम ये कर नहीं पा रहे हैं। खैर, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया बच्चों, क्वालिटेटिव का। मतलब जब मैं क्वांटिटी की बात ना करके क्वालिटी की बात करूंगा तो वो इसका होगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, मोरल कंट्रोल पॉलिसी, नैतिक नियंत्रण नीति। नैतिक नियंत्रण नीति। एक बार ऐसे बनाओ ताकि एग्जाम्पल लिखते चलेंगे। देखो एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो, ये जो मैंने पढ़ाया है ये सारा का सारा किस में आएगा, इसके अलावा लगभग जो आएगा वो क्वालिटेटिव में जाएगा। इसमें लिमिट नहीं है, मतलब मैं तुमको कितने कैटेगरी से बांट सकता हूँ, इसका कोई लिमिट नहीं हो सकता। जैसे कल दो बच्चों की लड़ाई हो गई किसी कैंपस में, तो हमने दोनों को धमका धमका के समझा के छोड़ दिया। तो एक ने दूसरे को कहा कि मैं एससी हूँ तो मुझे जानता नहीं है, मैं तेरे पे केस लगा दूंगा। दूसरे ने कहा मैं माइनॉरिटी हूँ तो मुझे नहीं जानता है, मैं तेरे पे केस लगा दूंगा। मैंने दोनों को बुला के, मैं पहले मारो इन दोनों को, निकम्मों को, जाओ जिसको केस करना है करके आओ। तो मीनिंग क्या है, तभी तब तक तो स्टूडेंट थे वो, अब उनका क्वालिटी क्या हो गया, जाति आ गया। अब उनकी क्वालिटी क्या आ गई, धर्म आ गया। तो वो हजार तरीके से बांटे जा सकते हैं, लेकिन हाँ वो विद्यार्थी हैं, उसका एक ही कैटेगरी है। तो क्वालिटेटिव का कोई कैटेगरी नहीं हो सकता, बहुत तरीके से बांटे जा सकते हैं। सोच के देखो, मतलब तुम्हारे जैसा युवा भी जाति धर्म की बात कर रहा है तो निकम्मा क्या करेगा वो देश के लिए लग के। विजय सर को, राजीव सर को, धन्यवाद सर को, विष्णु सर को, सबको कॉल कर चुके हैं लेकिन बुक का ट्रैकिंग आईडी नहीं मिल रहा है। कुछ बताइए। हरियाणा में जब चुनाव खत्म हो जाएगा उसके बाद ही ट्रैकिंग आईडी मिलेगा। पोस्ट ऑफिस वाले काम नहीं कर रहे हैं, उन पे लोड ज़्यादा है, तो मैक्सिमम स्टाफ को ड्यूटी में लगा दिया गया, तो इसलिए आपकी बुक लेट से आएगी। क्या ही करोगे, इनको दे रखा है, ये कौन सा पढ़ रहे हैं, तुम भी लेके रखोगे ही। सच्चाई तो यही है, ये सिर्फ बहम है कि ये खरीद लूँ वो खरीद लूँ।
5 दिन हो गया गुरुजी, 5 दिन और रुकिए, 5 तारीख के बाद भेजेंगे। कोई वोट करने इसलिए जाएगा कि उसके जाति के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कोई वोट करने इसलिए जाएगा कि उसके धर्म के लोग लड़ रहे हैं, कोई वोट करने इसलिए जाएगा कि फ्री सुविधा मिलेगी, कोई इसलिए करने जाएगा कि छुट्टी मिली है घर घुमाऊंगा। ये लिख दिए। पहला लिखो, मोरल कंट्रोल पॉलिसी, नैतिक नियंत्रण विधि। पहला एग्जाम्पल, नैतिक नियंत्रण विधि। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझो। पहले ऐड आया करता था कि 2000 में नैनो लेके जाइए, आइए और 2000 में नैनो लेकर के जाइए। तो आपके जैसा कोई युवा पहुंच गया, मम्मी पापा भाई बहन सभी पापा के साथ, कि ये नीली वाली नैनो दे दीजिए, 2000 लीजिए और थोड़ा जल्दी कीजिए। उनका बैठो सर पानी पियो, बताते हैं अभी। पानी आ गया, पी लिए। फिर कोई आया कि सर ये गाड़ी ऑन रोड आ सके, इसके लिए इसमें 17,000 की एसेसरीज लगानी पड़ेगी, इसको मार्केट में शुरू किया जा सके, इसके लिए 15,000 रुपये का व्हीकल रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा, इसमें 7,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा और 2,000 रुपये वो पहले महीने की EMI लगेगी। ये 32,000 रुपये दे दीजिए और गाड़ी ले जाइए। मम्मी पापा को, पापा भाई को, भाई बहन को कि यार ये तो झूठ बोल दिया आप लोग, हम तो 2,000 लेके आए थे। अब पापा ने कहा कि अभी रहने देते थे। बोला क्या हो गया? बोला जो हम कलर सोच रहे हैं वो कलर है नहीं यहाँ पर। उनका कोई बात नहीं, आप कलर बताइए मैं मंगवा दूंगा। का नहीं, वो कलर दिमाग में नहीं आ रहा है। लौंडा लेट गया मोबाइल नैनो के आगे, कि या तो आज नैनो जाएगी या तो मैं जाऊंगा। तो यहाँ ध्यान से बताओ बदमाशी किसने किया है? बेचने वालों ने। तो RBI ने गाइडलाइन दिया कि भाई ऐसे मत करो यार, ये गलत है। तो ये गाइडलाइन जो दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है, क्या है? मोरल कंट्रोल, जिसपे RBI कोई एक्शन नहीं लेती है, फाइन नहीं लगाती, सिर्फ सजेशन देती है। तो इसीलिए देखोगे अब गाड़ियों के शोरूम में ये नहीं लिखा है कि 2,000 रुपये में गाड़ी लेते हैं। अब क्या लिखा है? आसान शर्तों पे गाड़ी घर ले जाएं, और स्टार लगा दिया गया। आसान शर्त है। यदि RBI ने कहा ऐसा कोई भी गाइडलाइन दिए जो भ्रामक होगा, तो अभी तो सजेशन दे के छोड़ रहे हैं, तो तुमको दंड लगाएंगे। तो भ्रामक जैसे कोचिंग वालों पे लिख दिया कि गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ कोचिंग वाले फिर भी गारंटी ले रहे हैं। हाँ, तो मैं कह गारंटी कैसे ले सकते यार, उसमें इतने कंडीशन लगा दिए। मैं भाई ये तो पूरा ही नहीं होगा, लेकिन चलो चल रहा है। तो गवर्नमेंट कोशिश करे कि इस तरीके की भ्रामक चीजें ना बने। तो वो क्या है? मोरल, नैतिक। जैसे कल जब वो लड़े तो मैंने प्यार से भेज दिया, कोई बात नहीं, नॉर्मल है, बालक है, हो जाता है। लेकिन फिर जाके फिर लड़े, मैं पहले भी इनको मारो और इनको भगाओ। फिर लास्ट में सर हमसे गलती हो गई, हम दोस्त हैं, हम हमें माफ कर दीजिए। मैं यही 5 मिनट पहले किया था तो नहीं समझ में आ रहा था। इस एज में लड़ाई हो जाना एक नॉर्मल बात है। हाँ, थप्पड़ मारना वो गलत है, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर तो उसको जाति धर्म का दे रहा है, फिर फायदा क्या हुआ हमारे बैठने का? यहाँ भी एक बच्चे की लड़ाई हो गई थी, मैंने प्यार से समझा दिया, फिर जाकर उसको दोबारा धमका रहा है। मैं पहले इसको नोटिस भरवाओ। छोटा बालक 12वीं का बालक, और बड़े वाले ग्रेजुएशन वाले उसको तंग कर रहे हैं। आपको भी कोई तंग करे तो बताना है, डरना नहीं। हाँ। और मजे वाली बात ये थी कल कि वो स्टेट अलग अलग था, नहीं तो जिस निकम्मे का मन करता वही कह देता है कि ये हरियाणा के हैं, ये यूपी के हैं, ये बिहार के हैं, और इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। जैसे कल
बंगाल और बिहार में लड़ाई हो गई है, सोशल मीडिया में सुना होगा आपने। कुछ बच्चे बिहार के बंगाल में एग्जाम देने गए थे, तो किसी बदतमीज ने पकड़ के पीट दिया उनको कि तुम हमारी नौकरी खा रहे हो। अब बंगाल के कुछ लोग उसको नेता बना दिए कि तुम सही कर रहे हो, उसने पार्टी बना दी अपना बंगाल। और ध्यान रखो, आने वाले समय में चुनाव लड़ेगा वो नेता बन जाएगा, जैसे महाराष्ट्र में वो हुआ, अपना मराठी समूह समूह करके। लेकिन ये तो ठीक नहीं है। लेकिन पॉलिटिक्स इससे नहीं चलता है ठीक क्या है, इससे चलता है कि मेरे लिए ठीक क्या है। तो मेरी जाति का है, मेरे क्षेत्र का है, तो मेरे लिए ठीक है। तो ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। तो इन चीजों पे जब आरबीआई एक्शन न लेके क्या करे, सिर्फ गाइडलाइन दे, मोरल, तो क्या कहलाएगा, क्वालिटेटिव। एग्जाम्पल में लिख लो मोरल के आगे, कंट्रोल बाय गाइडेंस, सुझाव के द्वारा नियंत्रित करना। मोरल कंट्रोल के आगे कंट्रोल बाय गाइडेंस, सुझाव के द्वारा नियंत्रित करना। सुझाव के द्वारा नियंत्रित करना, यानी जब हम समझाने बुझाने से काम कर लें तो इसको क्या कहेंगे, मोरल। लेकिन जब धीरे धीरे तुम बड़े हो गए, अभी तो तुम्हारी एज कम है, जैसे आप देखो बचपन में जब छोटे थे, पापा से कोई पैसे मांगने आता था रोते गाते हुए, तो पापा मना कर देते थे, तुमको बुरा लगता था कि पापा को ऐसा नहीं करना चाहिए, दे देना चाहिए था, वो रो रहा था। लेकिन जब तुम बड़े हो गए तो तुमको समझ में आने लगा धीरे धीरे कि क्यों नहीं दे रहे हैं। थोड़े और बड़े हो गए तुम, 5-10 साल बाद, तो तुमको समझ में आएगा कुछ लोग समझाने से नहीं मानते हैं, उनको नियम कानून ही जरूरी है। तो आरबीआई को भी ये बात समझ में है कि कई बार समझाने बुझाने से नहीं मानेगा ये, तो इसको कुछ दंड देना पड़ेगा। तो तीसरा लिखो, डायरेक्ट एक्शन मेथड। पहला क्या था, सेक्टोरल कंट्रोल। दूसरा क्या था, मोरल कंट्रोल। तीसरा क्या कह रहा हूं, डायरेक्ट एक्शन, प्रत्यक्ष कार्यवाही विधि। डायरेक्ट एक्शन मेथड, प्रत्यक्ष कार्यवाही विधि। झारखंड सीजीएल का क्वेश्चन सेटिंग करके रटाया जा रहा था कल मार्केटिंग वालों ने। तुम भी सेटिंग कर लो यार, झारखंड बिहार में सेटिंग मिलता हो तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं। हरियाणा में भी सेटिंग होती है एग्जाम में? हरियाणा में नहीं होती है, होती है? अच्छा, हर जगह होता है, सीजीएल में नहीं होता लेकिन। स्टेट वालों में है प्रॉब्लम। लेकिन देखो दिक्कत क्या है, तुमको पता है, तुम विरोध नहीं कर रहे हो, वो छीन किसका रहा है सीट, तुम्हारा ही तो छीन रहा है। तुम्हें विरोध नहीं, हमारा भी देख लो। तो ये, हाँ, ले दे के हमारा भी कर दो। बहुत समय पहले सोने की स्मगलिंग चला करती थी, आज पेपरों की स्मगलिंग चल रही है, लेकिन हम सब ने एक्सेप्ट कर लिया है। खैर, मुझे लगता है काफी हद तक कंट्रोल हो गया है पहले से तो। हाँ, तो मैंने कहा डायरेक्ट एक्शन। 2010 में आधार कार्ड बनना शुरू हो गया भारत में, 2012-13 तक लगभग सबका बन गया। 13 में आरबीआई ने गाइडलाइन दिया कि 32 लाख की बोली है झारखंड सीजीएल का, तो निकम्मे मत पड़े, मत कर। 32 लाख दे के सीजीएल लगेगा, उससे अच्छा 32 लाख बैंक में फिक्स कर देगा ना, तब भी महीने में आ जाएगा तेरे पास 2-4 लाख, 2-4 लाख कह रहा हूँ, 10-15-20 हज़ार रुपये तो आ जाएगा इंटरेस्ट, और टेंशन फ्री रहेगा। और जमीन खरीद के रख दिया तो वैसे ही डबल हो जाएगा 2-4 साल में। तो हमने क्या कहा कि 2013 में इन्होंने कहा कि 31 मई तक सभी को केवाईसी फुलफिल करना होगा। नो योर कस्टमर का रूल, मतलब आपको आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक करना होगा, अपना एड्रेस प्रूफ लिंक करना होगा। बैंकों से पूरा नहीं हुआ, बैंकों ने कहा थोड़ा और टाइम दे दो। आरबीआई ने कहा चलो कोई बात नहीं, 6 महीना और दिया। 6 महीना पूरा होने वाला था, बैंकों ने कहा नहीं अभी भी पूरा नहीं हुआ,
कुछ टाइम और दे दीजिए। आरबीआई ने कहा चलो कोई बात नहीं, 6 महीना और दिया। फिर बैंकों ने कहा सर अभी भी नहीं पूरा हुआ। आरबीआई ने कहा चलो 2 महीने और दिया। फिर 2 महीने बाद कहा जी अभी भी पूरा नहीं हुआ। बोला किसका किसका नहीं हुआ? 10-12 लोगों ने कहा मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ। कहा तुम पे 300 करोड़ का फाइन है, तुम पे 800 करोड़ का फाइन है, और तुम पे 500 करोड़ का फाइन है। तो ये क्या है? डायरेक्ट सेक्शन। जैसे भी आपने देखा होगा, आरबीआई ने पेटीएम का पेमेंट बैंक का लाइसेंस खत्म कर दिया। क्योंकि पेमेंट बैंक का लॉ क्या है कि 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं ले सकते। दूसरा लॉ क्या है? लोन नहीं दे सकते, सिर्फ डिपॉजिट कर सकते हो, वो भी केवाईसी पूरा फुलफिल करके। पेटीएम ने तीनों में से कोई सा भी नहीं माना। सबसे ज्यादा फ्रॉड पेटीएम की मदद से हुआ, ये जो यूपीआई ओटीपी का ड्रामा हुआ। तो आरबीआई ने पहले उसको समझाया ऐसे मत करो। तो उसने मेरे सर पे तो मोदी जी का हाथ है। उनका कोई बात नहीं, मोदी जी का चुनाव हो गया, वो जीत गए समझो। उनका उससे क्या, फिर भी तो चुनाव लड़ेंगे। नहीं माना, सीधा लाइसेंस ही खत्म कर दिया। तो ये क्या है? डायरेक्ट एक्शन। क्योंकि गलत का साथ कोई नहीं देगा, एक लेवल तक तो दे सकता है। तो डायरेक्ट एक्शन के आगे लिख लो फाइन। फाइन, कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, फाइन लगाना, लाइसेंस कैंसिल करना, कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, एसेट्रा इत्यादि। जैसे हमारे किसी ब्रांच पे एक बालक था, अब तुम मत करने लगना है बात। तो वो निकम्मा मोबाइल अपने पास ही रखा था, और टीम को बोलता था कि मैं मोबाइल लाया ही नहीं, घर पे रखा हूँ। ऐसे करते चला गया, करते करते 6-7 महीने बीत गए। रूममेट चेंज हो गए। तो रूममेट ने आके धीरे से बता दिया मैनेजमेंट को कि इसके पास तो मोबाइल है, लेकिन हम ढूंढे मिले नहीं। रूम ढूंढ लिए मिले ना। फिर हमने 3 दिन लगातार 72 घंटे उस पर सर्विलांस लगाया, और फाइनली हमने ढूंढ लिया। तो नहीं, यहाँ नहीं, दूसरे ब्रांच का था। तो फिर मैंने उससे बात की। वो लगभग 1.5 घंटे तक घुमाता रहा है ये वो। मैं कहा भाई गलती हो जाती है, बालक को कोई बात नहीं, बता दो, कम फाइन लगाऊंगा, छोड़ दूंगा। मान ही नहीं रहे, मान ही नहीं रहे। करते करते रात के 3 बज गए। 1 बजे से शुरू हुआ था। मेरे गुस्सा आ गया, मैं निकम्मे का अभी नोटिस भरवाओ और अभी घर भेजेंगे। उन्होंने कहा सर नोटिस तो भरवा देंगे, सुबह भेजेंगे। मैं कहा चलो कोई बात नहीं बालक। उसको उनके पापा जी का एक बड़ा सा एप्लीकेशन फॉर्म आया है कि हमारे बच्चे से गलती हो गई, हम माफ़ी मांगते हैं, ये वो। मैं जी देखो, दो बातें हैं। एक तो पहला, इस पे मोबाइल का फाइन लूंगा 5,000, और दूसरा नो ड्यूज भरवा दिया हूँ, 7,000 रुपये एडमिशन फीस लूंगा। यदि ये 12,000 दोगे तब तो दूंगा एडमिशन। उनका जी बिल्कुल दे देंगे, मैं भेज दो। तो मीनिंग क्या है? जब तक समझा रहे थे तब तक ठीक है, नहीं समझे तो फाइन लगा देंगे। उससे भी नहीं समझे, नोटिस भेज देंगे, लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। फिर तुमको लाइसेंस चाहिए तो जो प्रोसेस है उसको फॉलो कर लो। लिटरली उनके फादर रोए हैं धनवाल सर को फोन करके। तो ये पुत्र के रूप में तुम निकम्मे नकारे हो, तुम किसी काम के नहीं हो। ये तुम्हारे फादर को तुम्हारे लिए रोना पड़ रहा है, तुम्हारे लिए नहीं, मतलब अपने रिस्पेक्ट बनाए रखने के लिए। धनवाल सर ने एक ही बात पूछी कि क्या आपको पता था कि इसके पास मोबाइल है? उनका हाँ मुझे पता था। मैं फिर तो आप गलती हो, हमारा क्या रोल है? मतलब घर वाले ही बढ़ावा दे रहे हैं कि ठीक है रख लो। तो ये मतलब सजेशन भी है, और इसका नाजायज फायदा नहीं उठाना है। तो हम यहाँ पे पहले मोरल कंट्रोल क्या था? सजेशन, कि अभी जो कर रहा हूँ ऐसे मत करो, ये करो, पढ़ो लिखो। लेकिन मैंने साथ में क्या कहा, अगली क्लास में नहीं पढ़ के आओगे तो एक्शन होगा। तो वो क्या हो गया? डायरेक्ट एक्शन। फिर भी नहीं मानोगे तो घर वालों को फोन करेंगे कि भाई आप भी आ जाओ एक दिन और आप भी पीटो। तो एग्जाम में अभी जब क्वेश्चन पेपर होता, मिल छप गया भाई क्वेश्चन, मिंटू भाई दोस्त, छप गया? छप गया तो लाओ ना, थोड़ा देखेंगे। तो यहाँ से कई क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन यदि किसी चैप्टर से आए हैं तो बैंक से,
हर क्वेश्चन बैंक में हो जाए जरूरी नहीं है। कारण जब बैंकिंग का बैच बनाते हैं, जो बैंक की तैयारी करते हैं, तो यही टॉपिक लगभग 30 से 35 घंटे पढ़ाते हैं। मैंने बैंक में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, टर्मिनोलॉजी, ये वो, लाइसेंस, पॉलिसी। तो अभी हमने लगभग 7-8 घंटे में खत्म कर दिया। लेकिन हाँ, हम हर क्वेश्चन आपको बताएंगे, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब मैं सोचूं लाइन से सारा बताऊं तो पॉसिबल नहीं है। पढ़ोगे, जो उसमें नहीं होगा वो मैं बताऊंगा। हैं? माइक्रो फाइनेंस के बारे में बहुत क्वेश्चन आया है ना, उसको डिटेल पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर। वो भी पढ़ाऊंगा। पढ़ के आओगे तो सब पढ़ाऊंगा। कुछ पढ़ के आए ना, 4 6 7 लोगों ने हाथ उठाया था कल। हाँ, चलो, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव आइडेंटिफाई कर लोगे। क्वांटिटी का मतलब सिंपल सा मात्रा से, संख्या से। जब मैंने सीधे रेट बढ़ाया, अच्छा इसका एक एग्जांपल और समझो सेक्टोरल का। अभी जब आप लोन लेते हो, मान लो आपको 100 रुपए का लोन लेना है, तो मैं एज अ बैंक आपसे सिक्योरिटी कितने का रखवाऊंगा? कम से कम ज्यादा का। ये नहीं कि मैं 100 रुपए दे रहा हूँ। जैसे कई बार मैनेजमेंट कहता है कि हमने सिक्योरिटी कम रखी है, 3,000 से कुछ होना नहीं है। एटलीस्ट हमें 1 महीने की फीस रखनी चाहिए, ताकि उस पर बच्चे पे प्रेशर रहे। हमने कोई बात नहीं, वैसे ही बहुत प्रेशर है, पैसे से थोड़ी ना किसी को सुधार लेंगे। लेकिन बैंक ऐसे नहीं सोचेगा। बैंक का ये है कि यदि 100 रुपये दिया है, तो कम से कम 200 रुपये का गारंटी रखा जाए, ताकि वो वापस देने के लिए इंटरेस्टेड हो। जैसे अमेरिका में क्या हुआ, एक होता है प्राइम बोरोवर और एक होता है सब प्राइम बोरोवर। हमारे वहाँ नहीं होता है ये, अमेरिका में होता है। हालांकि हमारे वहाँ भी है, लेकिन नाम अलग है। हम उसको कहते हैं कि जिसका सिबिल स्कोर अच्छा है और जिसका सिबिल स्कोर खराब है, उसी को ये कहते हैं प्राइम बोरोवर। वो है जो टाइम से पैसा लेता है और टाइम से रिटर्न कर देता है, जिसका रिकॉर्ड अच्छा है। और प्राइम बोरोवर, वो सब प्राइम वो है जिसका रिकॉर्ड ठीक नहीं है, जो ले लेता है तो भूल जाता है, परेशान करता रहता है, हम उसको ढूंढते रहते हैं। तो अब चूंकि हर बैंक किसको चाहेगा? प्राइम बोरोवर को। लेकिन इसकी संख्या क्या होगी? कम होगी। अब हम बैंक ज़्यादा हो गए, तो हमने क्या किया, आपस में कंपटीशन की वजह से इनको ज़्यादा लोन दे दिया। चूंकि इनकी आदत खराब थी, ये डिफॉल्टर ही थे, तो ये लगभग पैसे वापस ही नहीं किए। 2008 की बात है। सब प्राइम सब प्राइम बोरोवर क्राइसिस कहते हैं, अमेरिका में आया था। अब बैंकों के जब पैसे नहीं वापस आएंगे, तो बैंक क्या हो जाएंगे? डिफॉल्टर होने लगेंगे, प्रॉब्लम में आने लगेंगे। तो किसी भी देश में यदि बैंक डिफॉल्टर होने लगेगा, बैंक प्रॉब्लम में आएगा, तो उस देश की इकोनॉमी प्रॉब्लम में आ जाएगी, इकोनॉमी डिफॉल्टर हो जाएगी। नहीं? तो यदि इकोनॉमी डिफॉल्टर हो जाए, इकोनॉमी प्रॉब्लम में आ जाए, तो देश नहीं चलेगा। तो ऐसा बोलते हैं कि अमेरिका को जब सर्दी होती है तो पूरे वर्ल्ड को जुकाम हो जाता है, क्योंकि लगभग सभी देश उसी से जुड़े हुए हैं। तो उनमें क्या हुआ कि यदि किसी को 1 लाख का लोन दिया गया है, तो उसने 80,000 का ही सिक्योरिटी दिया, या 1 लाख का ही लोन दिया। अब 10 साल में ये लोन बढ़ के 2 लाख का हो गया, लेकिन ये घर बढ़ के 1 लाख का ही हुआ। तो आप बैंक से नहीं लोग लोन मांगोगे, नहीं देगा, तो आप क्या करोगे एज ए बैंक? उसकी प्रॉपर्टी एक्वायर करोगे, वो कह रहा कर लो। तो यहां हमारा बैंक कहता है कि नहीं, ये गलती नहीं करेंगे। जैसे क्रेडिट कार्ड, मैंने कहा था लास्ट क्लास में, अनसिक्योर्ड लोन होता है। लेकिन ध्यान से देखो कितने तक का होता है? 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। किसी का सुना कि उनका 1 करोड़ का क्रेडिट कार्ड इशू है? नहीं। बैंक को पता है कि 1 करोड़ ही लेके भाग जाएगा, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो वो 1 आध लाख तक का, 50,000 तक का देता है। अब देखो इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। हाँ, 200 क्वेश्चन है बैंक बैंक का। मतलब मैंने बहुत ज्यादा है, इतना इंपॉर्टेंट है। आपको ढेर सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे यहाँ पर, जैसे पहला क्वेश्चन ही नहीं होगा।
दूसरा भी नहीं होगा। तीसरा चौथा भी नहीं होगा। छठा भी नहीं होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं होंगे। कुछ नहीं, आपको जितने हो जाए पहले वो करके आने हैं, उसके बाद मैं पहले क्वेश्चन शुरू करूंगा। मतलब इसमें 1 1.5 घंटे देने के लिए तैयार हूँ आपको। ये तो अब देखो, हमने कहा कि 100 रुपए का लोन दे रहे हैं, तो 200 रुपए की सिक्योरिटी लेना चाहते हैं। अब मान लो बिना रेट बढ़ाए मैं मार्केट में लोन को कम करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कहूँगा एज ए आरबीआई कि 300 रुपए का सिक्योरिटी रखवा लो। तो बिना कुछ किए मार्केट में लोन कम हो गया नहीं हो गया? ये है सेक्टोरल। मान लो मैं चाह रहा हूँ कि लोग लोन ज़्यादा लें, तो मैं क्या करूँगा, 150 की सिक्योरिटी करवा दूँ। जब टीम हमारी कहती है कि सिक्योरिटी मनी बढ़ाओ, मैं कहता हूँ नहीं, उसके पीछे एक बड़ा कारण है ये कि गुरुकुल जो शुरू किया गया वो गरीब बच्चों के लिए, तो उनके लिए इतना तो हो कि कम से कम में वो एंट्री कर पाए। अभी 10,500 देना ही बहुत बच्चों के लिए चुनौती बनी हुई है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल होगा? सेक्टोरल का। ये भी चाहो तो वहाँ एग्जाम्पल लिख लो ताकि आपको समझ में आएगा। इस वाले में लोन देने की क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और इस वाले में लोन देने की क्षमता बढ़ जाएगी। माइक्रो फाइनेंस से तो बड़ी क्वेश्चन है यार। वही कह रहा हूँ, इतने क्वेश्चन अचानक कहाँ से उठा लिए? बहुत है यार, यहाँ पे मतलब 8 10 क्वेश्चन तो माइक्रो फाइनेंस फाइनेंस। मेरे पिताजी 8,000 मंथली अर्न करते हैं। चलो आप ऐसा करो कि आपके आने वाले जनरेशन को ये ना सोचना पड़े। लिख दिए? चलो, एक क्वेश्चन आपको बताना चाहिए, हालांकि दिक्कत ये आंसर तो नहीं चाहिए। 21 नंबर, अच्छा सबको नहीं मिला अभी, ठीक, मिलेगा मिलेगा। थर्ड वर्क ऑफ आरबीआई क्या है? हाँ, तो लिखिए। पहला लिख चुके हैं, मनी इशू करता है। दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी। अब तीसरा लिखे, आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मनी एक्सचेंज इन इंडिया। आरबीआई भारत में मुद्रा विनिमय का कार्य करता है। मनी एक्सचेंज इन इंडिया, आरबीआई भारत में मुद्रा विनिमय का कार्य करता है। एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में कन्वर्ट करना मनी एक्सचेंज कहलाता है। जैसे आपने बेसिक वाले में क्वेश्चन नंबर 2 देखो तो, क्या मनी एक्सचेंज से है? क्या है क्वेश्चन? हाँ, उसमें पूछा है फिक्स एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है। तो हम एक चैप्टर पढ़ाएंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। तो हम सिखाएंगे कि मनी एक्सचेंज दो तरीके से होता है। एक होता है फ्लोटिंग, परिवर्ती, और एक होता है फिक्स। तो फिक्स वाले में गवर्नमेंट डिसाइड करती है। जैसे दुनिया का सबसे महंगा करेंसी कौन सा है? कुवैत का दिनार है। जबकि कोई जानता भी नहीं है कुवैत कौन है क्या है।
चूंकि वो पेट्रोल बेचते हैं, छोटा सा देश है, उनको पास इतना पैसा है कि उनको पैसे की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम तो इसी रेट पे देंगे पेट्रोल, लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। तो जब आप मान लो आप पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे हो, आपका टैलेंट बहुत ज़्यादा है, सरकार करे कि आपको 10 लाख रुपए में हायर कर लेते हैं, ना ना ना, कम से कम 3 करोड़ दोगे तभी हायर होऊंगा, नहीं तो नहीं होऊंगा। तो यदि मुझे लगता है कि आपको 3 करोड़ दे के 4 करोड़ कमा लूंगा तो मुझे हायर करने में कोई नुकसान नहीं है। तो जब किसी देश की सरकार डिसाइड करने लगे तो उसको हम कहेंगे फिक्स्ड मेथड। वैसे दुनिया की सबसे रिलायबल करेंसी कौन सी है? डॉलर। तो डॉलर कैसे रिलायबल हो गया? अब कोई देश कोई पढ़ना चाहेगा तो कहाँ पढ़ेगा? जहाँ की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा हो। तो कौन सा है? अमेरिका। तो अमेरिका में जाओगे तो डिमांड किसकी होगी? डॉलर की। कोई चीज़ खरीदना चाहोगे तो किसकी खरीदोगे? जो अच्छा बनाएगा। तो अच्छी कंपनी कौन है? एप्पल। तो जब एप्पल खरीदोगे तो पेमेंट किस में करोगे? डॉलर में। जब कोई घूमने जाना चाहेगा तो कहाँ जाना चाहेगा? जहाँ सेफ हो, सिक्योर हो, अच्छी जगह हो। तो वो भी कौन है? अमेरिका। मतलब क्या? जब देश की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, जैसे जब आपकी शादी होगी तो कई सारी चीज़ें देखी जाएगी, नौकरी कैसा है, शकल सूरत से कैसे हो, परिवार की स्थिति कैसी है, जमीन का लेवल क्या है, आपका रिश्तेदारी लेवल कैसा है, आप बैकग्राउंड किस सोसाइटी में करते हो, शहर में रहते हो, गांव में रहते हो, आपके जीजा कौन है, आपके रिश्तेदार कौन है। जो मतलब बड़ा, जैसे हमारा कोई नाम नहीं बताऊंगा, अभी हमारे वहाँ ही है। तो वो जब नौकरी लगा तो मेरा एक दोस्त है एसडीएम, उसके अपनी बहन को शादी करना था। तो उसने घर पे गया, मना कर दिया, कहा कि नहीं इसे नहीं करूँगा मैं। क्यों? कहा यार इनका बैकअप मजबूत नहीं है, ये नौकरी तो लग गया, इससे मैं खुश हूँ, लेकिन इनके पास अपना घर नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ, इनके पास उतने किले नहीं है जितने मैं चाहता हूँ। तो उससे शादी नहीं की। समझ पा रहे हैं? तो जब वैसे रेट डिसाइड होगा तो बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होंगी, मार्केट की इकोनॉमिक कंडीशन। तो ये हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में पढ़ेंगे। लेकिन प्रश्न है कि वर्ल्ड लेवल पे कौन सी संस्था है जो ये डिसाइड करती है? तो वर्ल्ड लेवल पे डिसाइड करता है आईएमएफ। और इंडिया लेवल पे कौन डिसाइड करता है बच्चों? आरबीआई। और आप याद करिए, हमने आईएमएफ के बारे में आपको बताया है थोड़ा बहुत, कि 27 दिसंबर 1945 को स्थापित हुआ, वाशिंगटन डीसी में है, ये फिक्स करेंसी में लोन देता है, शॉर्ट टर्म के लिए देता है, ये सारी बातें बताई। तो एक बार ऐसे लिख लो, वर्ल्ड लेवल पर आईएमएफ और इंडिया लेवल पर आरबीआई। माइक्रो फाइनेंस तो बहुत खतरनाक चीज़ है भाई। देखो अब ये क्वेश्चन करोगे जब, तो मैं पूछूं तब मैं तुमको टाइप्स ऑफ मनी भी पढ़ाऊंगा। अभी मैंने टाइप्स ऑफ मनी नहीं पढ़ाए हैं, हालांकि 8-10 मनी में पढ़ा दिया हूँ तुमको। नियर मनी, नहीं नियर भी नहीं पढ़ा है। टोकन मनी, स्टैंडर्ड मनी, गुड मनी, बैड मनी, चीप मनी, डियर मनी, टाइट मनी और इजी मनी। तो ये 8-10 टाइप पढ़ाया हूँ। जैसे इसने पूछा है, रानी की वाव कितने रुपए के नोट पर है? 100 रुपए पर। भारतीय नोट पर कुल कितने लैंग्वेजेस लिखे गए हैं? है? हिंदी, इंग्लिश और 15 बैक साइड में। तो यदि 17 ऑप्शन हो तब तो 17 करना है, और 17 ना हो तो 15 करना। जैसे इसमें दोनों ऑप्शन है, 17 और 15 दोनों, लेकिन इन्होंने 15 आंसर दिया है, ये 17 कर देना। नोट के पीछे जो होता है 15 होता है। अच्छा नहीं नहीं नहीं, 15 नहीं है। क्यों? इसमें पूछा है पैनल में कितने हैं। देखो अब ये टफ कर दिया, क्वेश्चन घुमा दिया। सिर्फ ये पूछता है नोट पर कुल कितने लैंग्वेज हैं? 17। भारतीय नोट के पैनल पर, पैनल का मतलब जो बॉक्स दिया हुआ है, 15। तो ये एसएससी दिमाग लगाती है। अब तुम खुश हो रहे हो कि हाँ सर ने 15 पढ़ाया था, लेकिन एक्चुअल में सर ने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा? 17 कर देना है इसको। लेकिन अभी मेरा दिमाग गया कि नहीं पैनल है।
क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो आपको असाइनमेंट दें उसमें एरर ना आने दें। तो इसमें 99% सही, 99 का 100 सही मिलेगा। एक आध कोई संदेह हो तो पूछना है। चलो चौथा वर्क लिखो। अच्छा, क्या हम आरबीआई से डायरेक्ट एक्सचेंज कराते हैं? तो नहीं, आरबीआई बैंक ऑथराइज करती है। एयरपोर्ट पे जाओगे तो कुछ कमीशन एजेंट को अपॉइंट करके रखती है। कुछ इलीगल काम करने वाले लोग हवाला के थ्रू भी पैसे भेजते हैं। तो हवाला समझते हैं? इलीगल तरीके से पैसे भेजना एक देश से दूसरे देश में। जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल समझो। मान लो कोई रामू है, वो बिहार से आके हरियाणा में काम कर रहे हैं। तो रामू की वाइफ ने कहा कि शाम तक मुझे पैसा मिल जाना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी वाइफ नहीं रहूंगी। ये कहें पड़ोसी की हो जाऊंगी। नहीं, ऐसा भी नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने सिर्फ कहा मैं तुम्हारी वाइफ नहीं रहूंगी, आगे नहीं कहा। अब रामू बहुत टेंशन में है। क्यों? पैसा तो है, लेकिन रामू के पास बैंक अकाउंट नहीं है ना, रामू के वाइफ के पास बैंक अकाउंट है, और पैसा भेजना जरूरी है। तो अब रामू के टेंशन को देख के उनके मालिक ने पूछा क्या दिक्कत होगी? उन्होंने कहा जी मेरी वाइफ ने कहा कि पैसा आज ही भेजना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी घर में। उन्होंने कहा कितना? उन्होंने बोला 4,000। उन्होंने कहा कि जी 4,500 लूंगा और अभी पहुंचवा दूंगा। रामू ने कहा जी 5 ले लो, लेकिन 5 बजे से पहले पहुंचवा दो। उन्होंने कहा ठीक है 5 दे दो, अभी पहुंचवा देता हूँ। अब आपने 5 ले लिए, और उनके गांव में कोई आपका जानकार था, उनको आपने फ़ोन किया कि भाई इसके पास जाके 4,000 रुपये दे दो। उन्होंने 4,000 दे दिए, आपको 1,000 का फायदा होगा। अब आप उनको 4,000 नहीं भेजोगे जिनको वहाँ दिया है, लेकिन रिकॉर्ड में हो गया कि एक तरीके से 4,000 आपको उनको देना है। अब फिर जो वहाँ गांव में उसके किसी आदमी को यहाँ भेजना है। ऐसे ही एक देश से दूसरे देश में इलीगल तरीके से पैसा जाता नहीं है, लेकिन जिसको चाहिए उसको मिल जाता है। वहाँ के लोग वहाँ, और एक कार्टेल बना के एक दूसरे से एजेंट जुड़े होते हैं। दैट इज हवाला। मतलब पैसा इंडिया में ही है, लेकिन आपके नाम से स्विस अकाउंट में जमा हो गया, आपके नाम से वहाँ प्रॉपर्टी खरीद ली गई, यदि इलीगल तरीके से गया है तो। खैर, अगला लिखो, चौथा। आरबीआई, जब तुम लोग अमीर हो जाओगे, मतलब देश को लूटने लगोगे, तो इसी तरीके से पैसे इधर से उधर करोगे, हवाला के थ्रू। तुम में से कोई 1,000 करोड़ का मालिक हो जाएगा अगले 10 साल में, कमिश्नर वमिश्नर बन के किसी बड़ी कंपनी को लूट लेगा। ये होगा, तुम्हारे जैसे लोग ही देश को लूटेंगे। हाँ, श्योर 60 को देते जाना, ताकि हम गरीब बच्चों को 10,500 में ही पढ़ा पाए। हाँ। आरबीआई, नहीं मेरे लिए तो बहुत चुनौती है। 20 साल बाद जब तुम आओगे कमिश्नर बन के और बड़ी गाड़ी में 4-5 लोगों के साथ, तो मेरे पास भी तो बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। मेरे पास भी तो और ज़्यादा स्टूडेंट और ज़्यादा स्टाफ होने चाहिए, नहीं तो तुम सुपीरियर हो जाओगे, तो टीचर के लिए गलत हो जाएगा। तो मेरे लिए बहुत कंपटीशन है। हाँ। आरबीआई, मुझे लगातार मेहनत करना होगा। आरबीआई इज नोन एज बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। आरबीआई को सरकार का बैंकर कहते हैं, बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का बैंकर कहते हैं। जो काम जो काम बैंक हमारे लिए कर रहे हैं, वही काम आरबीआई किसके लिए कर रहे हैं? सरकार के लिए। बैंक हमारे लिए क्या करते हैं? पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है। आपको बैंक कोई काम है और आपको लोन की जरूरत है, तो बैंक आपको दे देगा। यही काम आरबीआई बैंक के लिए करते हैं। लेकिन आरबीआई यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं लेता है। इसी को कई बार आप कहते हैं आरबीआई इज द लास्ट रिसोर्ट या लास्ट रिसोर्स ऑफ इंडियन करेंसी। यानी यहाँ केयरटेकर के रूप में, सरकार के पास ज़्यादा पैसा होगा तो आरबीआई के पास रख दिया, पैसे की जरूरत है लोन ले लिया, लेकिन विदाउट इंटरेस्ट। 1997 से पहले जितना पैसा छापना था छपवा ही लेते थे। फिर कहा यार इस तरीके से तो इन्फ्लेशन आ जा रहा है, तो अब कहा कि नहीं छापेंगे नहीं, लोन के रूप में देंगे, इंटरेस्ट भले नहीं लेंगे लेकिन लोन के रूप में देंगे।
बजट पढ़ाऊंगा तो ये वर्ड आएगा दोबारा। चलो, पांचवा, आरबीआई इज नोन एज बैंकर्स बैंक। आरबीआई को बैंकों का बैंकर कहते हैं, नोन एज बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहते हैं। यानी जो काम बैंक हमारे लिए कर रहा है वही काम आरबीआई बैंकों के लिए भी कर रहा है। लोन भी दे रहा है, सही जगह सजेशन भी दे रहा है, बैंकरप्सी में आ रहा तो मदद भी कर रहा है। तो याद करो, हमने हेडिंग डाला था टाइप्स ऑफ बैंक। टाइप्स ऑफ बैंक में हमने पहला हेडिंग डाला था सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक में हमने पहला हेडिंग डाला था फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। तो ये हमने खत्म कर लिया है। अब अगला हेडिंग डालो कॉमर्शियल बैंक, व्यवसायिक बैंक। कॉमर्शियल बैंक, व्यवसायिक बैंक। मिल गया सबको? क्या रहा भाई मिंटू भाई? लेके आ जाओ, थोड़ा थोड़ा लाते रहो। माइक्रो फाइनेंस तो मुझे लग रहा है नए सिरे से पढ़ाना पड़ेगा यार, ये हम पढ़ाते ही नहीं थे माइक्रो फाइनेंस। देखो, ये जो यूनुस हैं, जो बांग्लादेश के पीएम हैं, हाँ, यूनुस खान, तो इनको 2006 में इकोनॉमिक्स में अच्छा काम करने के लिए नोबेल प्राइज मिला। इकोनॉमिक्स में नहीं मिला, पीस में मिला। यानी माइक्रो फाइनेंस ला करके इन्होंने लोगों के बीच शांति व्यवस्था स्थापित की। तो माइक्रो फाइनेंस हम डिटेल पढ़ाएंगे कि क्या है एग्जैक्टली। उन्होंने क्या किया था, गांव की महिलाओं को इकट्ठा करके छोटा छोटा लोन दिया। लोन देकर उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रमोट किया, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से पूरा परिवार आर्थिक संपन्न होने लगा। तो जब आर्थिक संपन्नता आएगी तो विवाद कम होगा। जैसे देखो, कोरोना काल में ज्यादा घरेलू हिंसा हुआ है। क्यों? घर पे ही पड़े हुए हैं, काम पे जा नहीं रहे हैं, तो गुस्सा निकलेगा। गुस्सा निकलेगा, पड़ोसी से लड़ेगा तो पिटा जाएगा, तो घर में ही लड़ेगा। तो माइक्रो फाइनेंस क्या है, कैसे है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, मुद्रा क्या है, ये तो पढ़ाऊंगा। तो इसी बैंक चैप्टर में ही पढ़ा दूंगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। चलो, मिल गया सबको? 27 लोगों को नहीं मिला है, ले लेना। और पहले अगली क्लास में बेसिक करके आना। जो नहीं करके आएगा देख लेना, फिर यहाँ उठक बैठक करवाऊंगा फिर। ठीक है, थैंक यू।